नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया में एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसे परिवार को समझने के लिए जिसके सदस्य हमारे आसपास ही हैं। मतलब बगीचों से लेके हमारे कपड़ों तक। हम बात कर रहे हैं मालवेसी कुल की। और इसके लिए हमारे पास कुछ नोट्स और जानकारी हैं जो इस परिवार की खासियतों पर रोशनी डालती हैं। तो आज का हमारा मिशन है ये जानना कि इस परिवार की पहचान क्या है, कैसे इसे वर्गीकृत करते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सोचिए, गुड़हल, कपास, भिंडी, ये सब इसी में आते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ यही जाने पहचाने पौधे नहीं है। इनमें कुछ क्या कहते हैं, छुपे हुए पहलू भी हैं। जैसे कुछ पौधों के पारंपरिक औषधीय इस्तेमाल। तो हाँ, चलिए इस दिलचस्प परिवार की गहराई में उतरते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं वर्गीकरण से। अच्छा, तो इसे वैज्ञानिक मतलब रखते कहाँ हैं पौधों की दुनिया में? यहाँ बेंटम और हुकर सिस्टम का जिक्र है शायद। अच्छा। उन्हीं के सिस्टम के हिसाब से है। देखिए, ये पौधे जगत प्लांटी में आते हैं, मतलब सभी भूमि पौधे। फिर उपविभाग एंजियोस्पर्मी यानी फूल वाले पौधे, जिनके बीज फल के अंदर होते हैं। और वर्ग है डाइकोटिलेडॉन्स। डाइकोटिलेडॉन्स यानी चौड़ी पत्तियां, जाल जैसा शिरा विन्यास और फूल में 5 पंखुड़ियां या वैसे ही भाग। हाँ, मोटे तौर पर यही पहचान है। फिर इन्हें उपवर्ग पॉलीपेटेली में रखा गया है। पॉलीपेटेली? मतलब पॉलीपेटेली यानी जिनकी पंखुड़ियां, पेटल्स, स्वतंत्र होती हैं, आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। और इसके बाद आती है श्रृंखला थैलेमेफ्लोरी और फिर ऑर्डर मालवेल्स। अच्छा, मालविल्स ऑर्डर। क्या इस लेवल पर आकर कुछ खास पहचान बनने लगती है इस ग्रुप की? हाँ, बिल्कुल। मालवेल्स ऑर्डर की एक मुख्य पहचान है कि इनमें पुंकेसर स्टेमन्स अक्सर बहुत सारे होते हैं और वो एक खास तरीके से जुड़े होते हैं। उसे एक संघी कहते हैं, मोनोडेल्फिस। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे विस्तार से। और दूसरी चीज, अंडाशय में जो बीजांड ओव्यूल्स होते हैं वो एक सेंट्रल एक्सिस पर लगे होते हैं। इसे अक्षीय बीजांड न्यास कहते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो ये चीजें मिलकर एक तरह से मालवेसी परिवार की नींव रखती हैं। दिलचस्प। तो ये परिवार दुनिया में कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है ये? ओ, ये काफी बड़ा है। पूरी दुनिया में देखें तो करीब 75 वंश है इसके। 75? हाँ, और प्रजातियां तो 1000 से भी ज्यादा हैं। और ये ज्यादातर गर्म इलाकों में मिलते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और हमारे यहाँ भारत में? भारत में भी इनकी अच्छी खासी मौजूदगी है। करीब 22 वंश और कोई 110 प्रजातियां मिलती हैं, खासकर गर्म हिस्सों में। हाँ, जैसे हमने बात की, गुड़हल तो है ही, कपास भी, और भिंडी भी शायद इसी में है? हाँ, भिंडी एबल मॉस्कस एस्क्युलेंटस भी इसी में है। इनके अलावा सीडा, अब्यूटेलॉन, जिसे कभी-कभी फ्लावरिंग मैपल भी कह देते हैं, वो भी है। मालवास्ट्रम भी इसी कुल का सदस्य है। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद देखने में ज्यादा आता है। ये पौधे असल में दिखते कैसे हैं? इनकी बनावट में क्या खास है? मतलब देखकर कैसे पहचाने? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे आसानी से महसूस होने वाली चीज है इनमें मौजूद श्लेष्म यानी म्यूसिलेज। म्यूसिलेज? हाँ, वो एक लसलसा पदार्थ होता है। जैसे भिंडी काटते वक्त जो चिपचिपापन महसूस होता है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। वो इसी म्यूसिलेज की वजह से है। ये लसलसापन इस परिवार के कई सदस्यों की पहचान है, चाहे वो छोटी जड़ी बूटी हो जैसे सीडा, या झाड़ी जैसे अपना गुड़हल, या फिर कुछ नर्म लकड़ी वाले पेड़ भी। अच्छा, तो ये चिपचिपापन एक बड़ा संकेत है। और तने और पत्तियों का क्या? उनमें कुछ खास? तना आमतौर पर सीधा होता है, बेलनाकार, शाखायुक्त और अक्सर रोएंदार भी होता है। ऊपर का हिस्सा नरम रहता है, पर नीचे का हिस्सा पुराना होकर थोड़ा लकड़ी जैसा हो जाता है। और पत्तियां, लीव्स, ये सरल होती हैं, मतलब एक ही ब्लेड होता है। तने पर एकांतर क्रम में लगती हैं, यानी हर गांठ पर एक पत्ती, एक इधर तो अगली दूसरी तरफ। अच्छा, ऑल्टरनेट। हाँ, और पत्तियों के बेस पर छोटे पत्ते जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, अनुपर्ण। हालांकि वो अक्सर जल्दी झड़ जाते हैं। पत्तियों का आकार काफी अलग अलग हो सकता है, पर अक्सर वो हथेली के तरह पाल्मेटली लोब्ड या कटी हुई होती हैं और शिराएं जाल बनाती हैं, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ठीक है। और अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, फूल।
यहाँ क्या क्या अनोखापन है? मालवेजी के फूलों की क्या पहचान है? बिल्कुल, यहाँ कुछ बहुत ही खास बातें हैं। सबसे पहली बात, फूल के ठीक नीचे मतलब कैलिक्स जो हरी पत्तियां होती है सबसे बाहर के भी बाहर अक्सर सहपत्रिकाओं ब्रैक्टियोल्स का एक और घेरा होता है। कैलिक्स के भी बाहर? हाँ, एक एक्स्ट्रा घेरा, इसे कहते हैं एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स। ये इस परिवार की एक बहुत बड़ी पहचान है। हर किसी में नहीं होता पर ज्यादातर में मिलता है। एपिकैलिक्स, ये तो नोट करने वाली बात है। ठीक है, और फूल के अंदर की परतें? फूल आमतौर पर त्रिज्या सममित होते हैं। मतलब आप उसे किसी भी एंगल से बीच से काटें, 2 बराबर हिस्से मिलेंगे। अच्छा, रेडियल सिमेट्री। हाँ, और पंचतई होते हैं, यानी कैलिक्स में 5 बाह्य दल सेपल्स और कुरोला में 5 दल पेटल्स होते हैं। ये सेपल्स आपस में जुड़े हो सकते हैं या अलग भी, और कली अवस्था में ये किनारे से किनारे सटे होते हैं, जिसे कोरस्पर्शी वेल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। पंखुड़ियां ज्यादातर स्वतंत्र होती हैं, हालांकि कभी-कभी बेस पर थोड़ी जुड़ी हो सकती हैं, खासकर पुंकेसर वाली नली से। और इनका अरेंजमेंट कली में अक्सर एक दूसरे पर मुड़ा हुआ सा ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। गुड़हल के फूल को ध्यान से देखें तो ये सब दिखता है। और प्रजननांग, पुंकेसर और जायांग, आपने मालवेज ऑर्डर में पुंकेसरों के जुड़ने की बात की थी, वो यहाँ कैसे दिखता है? हाँ, वही तो। मालवेसी कुल की सबसे बड़ी मतलब सबसे अनोखी पहचान है पुमंग यानी नर भाग। इसमें पुंकेसर अनगिनत होते हैं, मतलब बहुत सारे। और सबसे खास बात यह है कि इनके तंतु यानी डंठल आपस में जुड़कर एक नली जैसी संरचना बना लेते हैं। इसे कहते हैं पुंकेसर नाल या स्टेमिनल ट्यूब। पूरी एक नली? हाँ, सारे पुंकेसरों के तंतु जुड़कर? हाँ, ये नली बीच में मौजूद मादा भाग यानी जायांग के स्टाइल वाले हिस्से को चारों तरफ से घेरे रहती है। गुड़हल के फूल में ये नली बहुत साफ दिखती है। आप देखेंगे कि एक ट्यूब है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे परागकोश एंथर लगे हुए हैं। अच्छा, वो जो पूरी ट्यूब दिखती है बाहर तक आती हुई, वो असल में जुड़े हुए पुंकेसर हैं। ये तो वाकई बहुत अलग है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती, इनके परागकोश भी खास हैं। ज्यादातर पौधों में एंथर 2 हिस्सों या कोष्ठों वाले होते हैं। हाँ। पर मालवेस्की में ये सिर्फ एक कोष्ठीय होते हैं। सिर्फ एक कोष्ठ? हाँ, और आकार में अक्सर किडनी जैसे रिनिफॉर्म दिखते हैं। और उनसे जो परागकण निकलते हैं वो अक्सर कांटेदार होते हैं। हाँ, कांटेदार परागकण, ऐसा क्यों? शायद ये परागण में मदद करता हो, कीटों से चिपकने में आसानी होती होगी। तो ये एक संघी पुंकेसर नाल और कांटेदार परागकण, ये दोनों मिलकर मालवेज की पक्की पहचान बनाते हैं। वाह, काफी सारी डिटेल्स हैं फूलों में। अब मादा भाग का क्या? जायांग कैसा होता है? जायांग में अंडाशय ओवरी फूल में सबसे ऊपर यानी ऊर्ध्ववर्ती होता है। ये 5 या उससे ज्यादा अंडकों के जुड़ने से बनता है, मतलब ये संयुक्त अंडपी है। अंदर ये कई कक्षों में बटा होता है यानी बहुकोष्ठीय, और हर कक्ष में एक या ज्यादा बीजांड होते हैं जो सेंट्रल एक्सिस पर लगे होते हैं, वही अक्षीय बीजांडन्यास जिसकी हमने बात की थी। जैसे संतरे में फाके होती हैं और बीज लगे होते हैं, कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। फिर एक ही वर्तिका होती है जो उस पुंकेसर नाल के बीच से होकर ऊपर निकलती है, और ऊपर जाकर वो उतने हिस्सों में बढ़ जाती है जितने अंडप नीचे जुड़े होते हैं। हर हिस्से के सिरे पर एक वर्तिका ग्रह होता है जो पराग को रिसीव करता है। पूरी संरचना काफी इंटीग्रेटेड और कॉम्प्लेक्स लगती है। अच्छा, फूल के बाद फिर फल और बीज कैसे बनते हैं? फल मुख्य रूप से 2 तरह के देखने को मिलते हैं। एक तो होता है स्पोटी कैप्सूल, लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल, जो सूखने पर कक्षों के साथ फट जाता है, जैसे गुड़हल या कपास में। अच्छा, जैसे कपास का डोडा फटता है। बिल्कुल। और दूसरा प्रकार है भेदुर फल, शिजोकार्प। ये पकने पर कई छोटे छोटे एक बीज वाले हिस्सों में टूट जाता है। हर हिस्सा एक फलिका कहलाता है। मेरिकार्प। ये आपको सीडा, मालवा, एब्यूटीलॉन में मिलेगा। और बीज अक्सर किडनी के आकार के, रेनिफॉर्म, या उल्टे अंडे जैसे ओबोवाइड होते हैं। उनमें भ्रूणपोष थोड़ा ही होता है और वो भी अक्सर लसलसा होता है। म्यूसिरेजिनस। और अंदर एक मुड़ा हुआ भ्रूण, कर्व्ड एम्ब्रियो। बाप रे, इतनी सारी बारीकियां इन्हें याद रखने या संक्षेप में बताने के लिए क्या वैज्ञानिक कोई शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई कोड? हाँ बिल्कुल, इसके लिए पुष्प सूत्र होता है, फ्लोरल फॉर्मूला। ये सिंबल्स का एक सेट है जो फूल के हर हिस्से की संख्या और उनके जुड़ने या अलग होने के बारे में बताता है।
अच्छा, मालवेसी के लिए कैसा होता है ये सूत्र? मालवेसी के लिए एक सामान्य सूत्र कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ब्रैक्ट प्लस भस्म Epd327 K5 C5 A infinity G5, जिसके नीचे एक लाइन होती है। ओह, ये तो कोड जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? एक-एक करके बताएंगे? जरूर। ब्रैक्ट मतलब सहपत्री, फूल के नीचे पत्ती जैसा स्ट्रक्चर है। प्लस मतलब त्रिज्या सममित, एक्टिनोमॉर्फिक, जो हमने कहा था किसी भी प्लेन में बराबर। वाई मतलब उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, नर और मादा दोनों भाग हैं। Ep327 मतलब एपिकैलिक्स है, जिसमें 3 से 7 भाग हो सकते हैं। K5 मतलब कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट का मतलब। C5 मतलब करोला में 5 पेटल्स हैं जो स्वतंत्र हैं। A infinity मतलब पुमंग में अनगिनत इन्फिनिटी पुंकेसर हैं जो जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट। और G5 नीचे लाइन के साथ मतलब जायांग में 5 अंडप हैं, जुड़े हुए हैं, और अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, लाइन का मतलब। अरे वाह, ये सूत्र तो एक तरह से पूरे फूल का एक्सरे जैसा हो गया। बहुत काम का है ये तो। हाँ, ये बहुत संक्षेप में सारी जानकारी दे देता है। इसके अलावा एक पुष्प आरेख भी बनाते हैं, जो एक तरह से फूल का टॉप व्यू होता है, दिखाता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ है और कैसे जुड़ा है, पर सूत्र ज्यादा कॉमन है। समझ गया, ये सूत्र वाकई काम का है। चलिए अब इन तकनीकी डिटेल से थोड़ा हटकर उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा। ठीक है, ये सब इसकी पहचान है, पर ये परिवार हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका आर्थिक महत्व क्या है? व्हाट्स इन इट फॉर अस? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब है कि इस कुल का आर्थिक महत्व जबरदस्त है, कई अलग अलग तरीकों से। सबसे पहले तो जो सबसे आसानी से दिखता है, सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल्स। गुड़हल को ही ले लीजिए, कितनी किस्में हैं, कितने रंग हैं, ये दुनिया भर में बगीचों की शान है। हाँ, वो तो है, हर बगीचे में मिल जाता है लगभग। बिल्कुल। इसके अलावा थलकमल भी, जिसके फूल रंग बदलते हैं, मालवा के भी सुंदर फूल होते हैं, तो सजावट में इसका बड़ा योगदान है। और औषधीय उपयोग, आपने शुरू में इसका जिक्र किया था, क्या कुछ खास उदाहरण है? हाँ, कुछ पारंपरिक उपयोग तो दर्ज हैं, जैसे एक पौधा है मालवा वर्टिसिलाटा। इसकी जड़ों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से काली खांसी और खुजली स्केबीज के इलाज में बताया गया है। एक और पौधा है यूरेना लोबाटा। कहते हैं कि इसकी जड़ और छाल का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में जल भय यानी हाइड्रोफोबिया, रेबीज के उपचार के लिए किया जाता रहा है। हाइड्रोफोबिया, ये तो काफी गंभीर बात है। हालांकि ये पारंपरिक ज्ञान है, इसकी वैज्ञानिक पुष्टि? हाँ, वो एक अलग पहलू है। ये पारंपरिक उपयोग हैं जो दर्ज किए गए हैं, इन पर और शोध की जरूरत होती है। बिल्कुल। अच्छा, और सजावट और दवा के अलावा सबसे बड़ा उपयोग शायद कपड़ों से जुड़ा है, कपास? एकदम सही। रेशेदार पौधे, फाइबर प्लांट्स, इस कुल का शायद सबसे बड़ा आर्थिक योगदान है। गॉसिपियम वंश की कई प्रजातियां हैं, जैसे GR बोरियम, GR हिरसूतम, GR हर्बेसियम। इन्हीं के बीजों के ऊपर जो रोएं या रेशे उगते हैं, वही तो कपास है। अच्छा, तो वो रेशा बीज से ही निकलता है? हाँ, वो बीज का ही एक हिस्सा है जिसे सीड फाइबर कहते हैं। और आप जानते हैं कि कपास दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टेक्सटाइल फाइबर है। हमारी पूरी कपड़ा इंडस्ट्री काफी हद तक इस पर निर्भर करती है। ये तो है, कपास के बिना तो कल्पना करना मुश्किल है। क्या इस परिवार में और भी पौधे हैं जिनसे रेशा मिलता है? हाँ, कुछ और सदस्य भी हैं जिनसे रेशा मिलता है, पर वो कपास जितना बारीक या महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे एब्यूटेलॉन, सीडा रोम्बोइडिया और वही यूरेना लोबाटा, इनसे भी कुछ मोटे किस्म के रेशे मिलते हैं। ये रेशे अक्सर रस्सी बनाने या बोरे वगैरह बनाने के स्थानीय कामों में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन्हें जूट के विकल्प के तौर पर भी देखा जाता है कभी-कभी। अच्छा, तो कपास मुख्य है पर और भी विकल्प हैं। कपास के अलावा क्या तेल भी मिलता है इस परिवार से? हाँ, तेलदार पौधे भी हैं इसमें। कपास के बीजों से जब रेशा निकाल लिया जाता है, तो जो बीज बचता है यानी बिनौला, उससे तेल निकाला जाता है। बिनोले का तेल? हाँ, सुना है। ये खाने के काम भी आता है रिफाइन करने के बाद, और इसका इस्तेमाल साबुन बनाने, ल्यूब्रिकेंट बनाने और दूसरे औद्योगिक कामों में भी होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सह उत्पाद है। इसके अलावा एक और पौधा है एबिल मॉस्किस मॉस्कैटिस, जिसे मुश्कदाना कहते हैं। इसके बीजों से एक खुशबूदार तेल निकलता है जिसका इस्तेमाल परफ्यूमरी में होता है। वाह, तेल भी है। और एक बहुत ही आम चीज तो हम शायद भूल ही रहे हैं, जो हम रोज खाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सब्जी? वो कैसे भूल सकते हैं? भिंडी? हाँ,
एबलमॉस्कस एस्कुलेंटिस यानी भिंडी या लेडीज फिंगर, ये इसी मालवेसी परिवार का सदस्य है और दुनिया भर में इसकी खेती होती है और इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। वो म्यूसिलेज यहाँ भी मौजूद है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मालवेसी परिवार ऊपरी तौर पर भले ही इसमें बहुत अलग अलग तरह के पौधे दिखते हों, एक तरफ नाजुक सा गुड़हल, दूसरी तरफ मजबूत कपास का पौधा और तीसरी तरफ हमारी रोज की सब्जी भिंडी, लेकिन अंदरूनी तौर पर जैसा हमने देखा इनमें कई गहरी समानताएं हैं। जैसे वो लसलसापन यानी म्यूसिलेज का होना, फूलों में एपिकैलिक्स का पाया जाना और सबसे खास वो अनोखे जुड़े हुए पुंकेसरों की नली मोनाडेल्फस स्टेमिनल ट्यूब और वो कांटेदार परागगण, ये सब इन्हें एक साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ क्या कहते हैं बॉटनी के नजरिए से ही दिलचस्प नहीं है, इन्हीं विशेषताओं से इनके उपयोग भी जुड़े हुए हैं। बीजों पर लगे रेशों से कपड़ा बन रहा है, फलों से सब्जी मिल रही है, सुंदर फूलों से सजावट हो रही है और कुछ मामलों में पारंपरिक दवाओं में भी इनका उपयोग है। ये हमें दिखाता है कि पौधों की संरचना, उनकी बनावट को बारीकी से समझना हमें उनके महत्व और उपयोग को समझने में कितनी मदद करता है। हाँ, मतलब ये वर्गीकरण और पहचान सिर्फ किताबों के लिए या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह से प्रकृति के खजाने को ठीक से समझने और इस्तेमाल करने की कुंजी है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि कैसे ध्यान से अवलोकन करने पर, जैसे कि फूलों की बनावट का अध्ययन, हम प्रकृति के पैटर्न को समझ सकते हैं, उसे वर्गीकृत कर सकते हैं और फिर शायद उसका बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हमने इस परिवार के कुछ जाने माने उपयोग देखे, कपास, भिंडी, गुड़हल, कुछ औषधीय पौधे, लेकिन जैसा आपने बताया इस परिवार में 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और ये ज्यादातर उन गर्म उष्णकटिबंधीय इलाकों में हैं जहां अभी भी बहुत सारी जैव विविधता की खोज बाकी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन हजारों प्रजातियों में अभी भी कई ऐसे अनदेखे गुण, ऐसे अनजाने उपयोग छिपे हों जिनके बारे में हमें पता ही नहीं? ये एक बहुत ही रोमांचक संभावना है। भविष्य में ये मालवेसी परिवार हमें और क्या दे सकता है? कौन से नए रेशे, नई दवाएं या कुछ और? ये सोचना वाकई दिलचस्प है।